सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अध्याय 6 की। भूगोल का अध्याय 6 जिसका शीर्षक है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस अध्याय के प्रश्न और उत्तर यानी इसके अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और सबसे पहले हमेशा की तरह बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देने हैं। उत्तर भले ही संक्षेप में देने हैं, लेकिन चूंकि हम इन उत्तरों पर चर्चा कर रहे हैं तो हमारा ये बहुत जरूरी है जान लेना कि हम इन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देते हुए भी जो बेसिक कंसेप्ट है उसको जरूर समझेंगे, क्योंकि इस अध्याय को पढ़ा होना या फिर इस अध्याय पर बना वीडियो आप सभी ने देख लिया हो ऐसा मैं मानकर नहीं चलता हूं, है ना। आप में से कुछ लोग ज़रूर ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इस अध्याय पर बना हुआ विस्तृत वीडियो नहीं देखा होगा। तो अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के उसे देख सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें हमें प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देने हैं। इसके प्रश्न 1 की क्या है? प्रश्न 1 है कि प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि इस अध्याय का नाम ही है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो मैं आपको एक बेसिक जानकारी दे देता हूं जो काम आएगी तमाम प्रश्नों के उत्तरों को समझने के लिए। समझिएगा दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें ना प्रमुख स्थल रूप की, तो हमारे सामने नाम आता है पर्वत का। ठीक है दोस्तों, पर्वत जो है वो पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई कहलाती है। पर्वत का जो शिखर है वो छोटा होता है और उसका जो आधार होता है ना, जो बेस नीचे का हिस्सा, वो कैसा होता है? चौड़ा होता है ना। आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं जलवायु जो है वो कैसी होने लगती है? ठंडी होने लग जाती है ना। दोस्तों, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली जो बर्फ हैं उनकी नदियां होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हिमानी कहते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ ऐसे भी पर्वत हैं दोस्तों जो समुद्र के भीतर हैं और जिन्हें हम नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में दोस्तों बहुत कम लोग जो हैं वो निवास करते हैं, क्योंकि जलवायु बहुत ही कठिन है। वहाँ का जो धरातल है खड़ी ढाल वाला होता है। कृषि योग्य भूमि की बहुत कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं? श्रृंखला कहते हैं, है ना। बहुत सी पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो कि सैकड़ों किलोमीटर में आप समझिए कि फैले हुए होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज जो हैं वो क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, है ना। दोस्तों, पर्वत जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, समझिएगा। पहला है वलित पर्वत, फिर है भ्रंशोत्थ पर्वत और फिर है ज्वालामुखीय पर्वत। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हिमालय और आल्प्स जो है ये वलित पर्वत कहलाते हैं, जिनकी सतह जो है वो ऊबड़ खाबड़ है। शिखर जो है वो शंक्वाकार होते हैं। और भारत की जो अरावली श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। आप मेरी बात को केवल ध्यान से सुनिए। इसको सुनने मात्र से आपको ये चीज़ें जहन में आने में समस्या नहीं होगी, मतलब सरलता से आ जाएंगी आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में। और फिर जब हम उत्तरों पर चर्चा करेंगे तो आप देखिएगा कि मैं एक बार समझाऊंगा और चीज़ें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो क्या कह रहा था मैं आपको यह बता रहा था कि भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन और रूस के यूराल पर्वत जो है वो गोलाकार दिखाई देते हैं और उनकी ऊंचाई जो है वो कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत है, उसमें इनका नाम आता है। ठीक है, पर्वत में ही दोस्तों फिर बात आती है आगे पठार की, है ना। पठार जो है वो उठी हुई और सपाट भूमि होती है दोस्तों। यह जो है आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है और इसका जो ऊपरी भाग है वो मेज के समान सपाट होता है ना। मेज यानी टेबल के समान। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं और पर्वतों की जो ऊंचाई है वो प्रायः दोस्तों कुछ 100 मीटर से लेकर के कई हजार मीटर तक के भी हो सकती है। पर्वतों की तरह जो पठार हैं वो भी नए या पुराने हो सकते हैं। दोस्तों, मैं अगर आपसे कहूं कि भारत में ना दक्कन पठार जो है वो पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा, यहाँ का पूर्वी अफ्रीकी पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार जो है वो इसी प्रकार के कुछ उदाहरण हैं। दोस्तों, तिब्बत का पठार जो है ना वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। उसकी ऊंचाई कितनी है पता है आपको? माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक के।
पठार दोस्तों बहुत ही उपयोगी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ना खनिजों की प्रचुरता होती है और यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र जो हैं वो पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना और हीरो के खनन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का जो पठार है वो लोहे, कोयले और मैग्नीज के बहुत बड़े यहाँ पर भंडार पाए जाते हैं। दोस्तों, पठारी क्षेत्रों में ना बहुत से जलप्रपात भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर का पठार, इस पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात, आपने शायद नाम सुना हो, और कर्नाटक में जोग जलप्रपात जो है वो इस प्रकार के जलप्रपातों के एक उदाहरण है। दोस्तों, लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता है जो उपजाऊ है और खेती के लिए ये काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को बहुत ही आकर्षित करते हैं। पर्वत के बाद, पठार के बाद में बात आती है मैदानों पर। दोस्तों, मैदान क्या होते हैं? समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं, है ना। सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित भी हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। दोस्तों, सामान्यतः मैदान जो होते हैं वो बहुत ही अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ पर परिवहन के साधनों का निर्माण करना जो है वो बहुत ही सरल हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, ये मैदान जो है विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, आप याद रखिएगा। और एशिया में स्थित भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है और चीन में यांगत्से नदी का जो मैदान है वो इसके कुछ प्रमुख उदाहरणों में से एक है। ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये तमाम जानकारी समझ में आई होगी। ठीक है, अब जब हम उत्तर देंगे ना तो देखिएगा आप कितनी जल्दी जल्दी उत्तर को समझ जाएंगे और लंबे समय तक ये उत्तर आपको याद रहेंगे। तो पहला प्रश्न क्या था? प्रमुख स्थल रूप कौन से हैं? उत्तर देते हैं। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप हैं पर्वत, पत्थर और मैदान। ठीक है, अभी जो हमने चर्चा की उसके बाद आप समझ गए होंगे, है ना। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 2 पर आइए। क्या है? पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है? मैंने आपको दोनों के बारे में समझाया। उत्तर देखिए सटीक ढंग से संक्षेप में किस प्रकार से लिख सकते हैं। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है, जबकि अगर बात करें पठार की तो जबकि पठार उठी हुई और सपाट भूमि होती है, यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग किसके समान सपाट होता है? मेज के समान सपाट होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये भी आप समझ गए। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। क्या है? पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, पर्वत जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक वलित पर्वत, एक भ्रंशोत्थ पर्वत और एक ज्वालामुखीय पर्वत। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया है। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। क्या है? मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार से उपयोगी है, ये बताना है। तो दोस्तों, इसका उत्तर देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। कैसे? समझिए। पर्वत जल के संग्रहार भी होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। हिमानी क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, पर्वतों के जल का उपयोग जो है वो सिंचाई और पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। आप जानते हैं ना पन बिजली क्या होता है? हमने अध्याय में विस्तार से इसके बारे में पढ़ा था। नदी, घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होती है। दोस्तों, पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे कि गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। दोस्तों, विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग पर्वतों पर के ये प्रचलित खेल माने जाते हैं। तो देख रहे हैं आप कितने उपयोगी है हमारे लिए, है ना। इसके बाद में आ जाते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, जो है प्रश्न क्रमांक 5। क्या है? मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? तो दोस्तों देखिए, इसका उत्तर कैसे दे सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं, है ना। नदियां जो है दोस्तों पर्वतों की ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपर्दित कर देती है। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है जिस दिशा में नदी बहती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट, इनको वो घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं और इन्हीं निक्षेपों से दोस्तों मैदानों का होता है क्या? निर्माण। ठीक है ना।
चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 6? नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों? चलिए इसका उत्तर भी देखते हैं। दोस्तों, सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवर्तन के साधनों का निर्माण करना अत्यंत सरल यानी आसान होता है, ठीक है ना। इसीलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। दोस्तों, नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया की बात करें तो एशिया में स्थित भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है और चीन में यांगसे नदी का जो मैदान है वो इसके कुछ प्रमुख उदाहरणों में से एक है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। क्या है? पर्वतों में जनसंख्या कम होती है, क्यों? तो दोस्तों समझिएगा, कठोर जलवायु होती है ना। इसके कारण क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है और कृषि योग्य भूमि की होती है क्या? कमी। यही कारण है कि यहाँ पर कम जनसंख्या घनत्व निवास करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की, जो क्या है? सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न क्या है? पर्वत पठारों से भिन्न यानी अलग होते हैं। 4 विकल्प है। क ऊंचाई, ख ढाल, ग अभिमुखता। इसका सही जवाब है क यानी ऊंचाई। ऊंचाई जो है उसके आधार पर हम देख देते हैं कि पर्वत है या पठार है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। हिमानी कहाँ पाई जाती है? क पर्वतों में, ख मैदानों में या ग पठारों में। सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही, क पर्वतों में। इसके बाद आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पे। क्या है? दक्कन पठार कहाँ स्थित है? क केन्या में, ख ऑस्ट्रेलिया में या ग भारत में। कौन नहीं जानता दक्कन पठार भारत में स्थित है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। क्या है प्रश्न क्रमांक 4? यांगसे नदी कहाँ बहती है? अभी मैंने आपको बताया था कहाँ बहती है, चीन में, है ना। इसका सही जवाब ग यानी चीन हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया नहीं। 5वां सही विकल्प क्या है? यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? क एंडीज, ख आल्प्स या ग रॉकीज। तो इसका सही विकल्प है ख यानी आल्प्स। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? खाली स्थानों की हमें करनी है पूर्ति। चलिए अभी कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले खाली स्थान की। पहला खाली स्थान क्या है? समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को खाली स्थान कहते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि समतल भूमि वाला जो विस्तृत क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मैदान, है ना। तो इसे हम कहते हैं मैदान, ठीक है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है हिमालय एवं आल्प्स खालिस्तान पर्वतों के उदाहरण है। मैंने अभी आपको बताया था ये वलित पर्वतों के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वलित पर्वतों के ये उदाहरण है। फिर तीसरा खालिस्तान क्या है? खालिस्तान क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। कौन से क्षेत्र हैं? हमने ये भी पढ़ा था, ये होते हैं पठारी क्षेत्र जिनमें खनिजों की क्या होती है? प्रचुरता होती है। इसके बाद चौथे पर आ जाइए। चौथा क्या है? खालिस्तान पर्वतों का एक क्रम है। क्या है पर्वतों का एक क्रम? पर्वत श्रृंखलाएं, है ना। क्या जवाब आएगा इसका? पर्वत श्रृंखलाएं इसका सही जवाब है। फिर 5वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 5वां प्रश्न क्या है? खालिस्तान क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। कौन से क्षेत्र? तो ये हैं मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र जो होते हैं वो कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक होते हैं, है ना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। दोस्तों क्या आपको पता है कि प्रशांत महासागर में स्थित मौनौकी पर्वत जो है हवाई द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ये सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर यानी एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। और आपको एक बात और बता दूं, पहाड़ी जो है वो स्थलीय भाग होता है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई और खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को कहते हैं हम पर्वत। और 8,000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम आप चाहें तो ज़रूर पता कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम प्रश्न और उत्तर जो इस अध्याय के अंतर्गत जिन पर अभी हमने चर्चा की वो बखूबी समझ में आ गए होंगे। और
मेरी ऐसी उम्मीद है, आशा है आप लोगों से कि आपको ज़रूर यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर करिएगा, साझा करिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों और परिजनों के साथ में। क्यों? ताकि वो लोग भी देख पाएँ, समझ पाएँ इस जानकारी को, इस अध्याय को, इस वीडियो को। आपसे फिर बहुत जल्द ही मुलाकात होगी अगले अध्याय के साथ, अगली जानकारी के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।